Hello, students. Welcome back. I am CA Pramod Patipati and hope you are doing well. So, हम आज जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट दो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन, फिर उसके बाद कैसे इम्पेयरमेंट लॉस को रिकग्नाइज करेंगे वो सीखा था। और इम्पेयरमेंट लॉस कब रिकग्नाइज करेंगे, दैट इज व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर रिकग्नाइजिंग इम्पेयरमेंट लॉस, वो देखा था। देन कल के लेक्चर में, दैट इज लास्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि रिवर्सल कैसे करते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस किया, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया, रिकग्नाइज करने के बाद अगर इन केस मेरा जो रिकवरेबल अमाउंट पे इम्प्रूवमेंट है, तो इम्प्रूवमेंट को कैसा हम रिकग्नाइज करते हैं वो सीखा, राइट। तो एक बार रिकैप ले ले, एक बार रिकैप ले लेते हैं। किसका सर? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का कैसा रिकैप सर? इनिशियली सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है हम लॉस रिकग्नाइज करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं? हम करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस का रिकग्निशन। ये तो आता ही है तुमको कि इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, कैसे रिकग्नाइज करेंगे? जब फेयर वैल्यू मेरा हायर होगा देन द रिकवरेबल अमाउंट। फेयर वैल्यू ज्यादा है, सॉरी मेरा कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू नहीं, सॉरी, मेरा कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो फिर जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है वो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस रहता है ना, वो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस को रिकग्नाइज कर लिया। फिर सेकेंड चीज, सेकेंड फिर सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है यहाँ पे? सब्सिक्वेंटली अगर मेरा जो रिकवरेबल अमाउंट है वो इंप्रूव हो गया, रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गया। अब जब रिकवरेबल अमाउंट कैसा इंप्रूव होगा सर? यहाँ पे एग्जांपल दूं क्या? ये भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरा रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव होगा। अगर जब इंप्रूव हो रहा है तो फिर क्या हम यहाँ पे लॉस रिकग्नाइज किए, जो लॉस रिकग्नाइज किए उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो फिर रिवर्सल करना पड़ेगा। अब रिवर्सल कैसा होगा सर? रिवर्सल कैसा होगा? फर्स्ट हम क्या करते हैं? कैरिंग अमाउंट निकलते बुक्स का। हम क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट निकलेंगे बुक्स का, राइट। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट निकलने के बाद हम क्या करेंगे? ऐसा अमाउंट निकालेंगे जैसे जब भी क्या बोलते हैं उसको, कब भी हम जो इम्पेयरमेंट लॉस किया ही नहीं, यानी हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया ही नहीं, तो मेरा बुक वैल्यू क्या होता? विदाउट रिकग्नाइजिंग इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, मेरा बुक वैल्यू क्या होता? ये निकालते हैं। तो ये क्या है? ये ऑलरेडी बुक्स में दिख रहा है, ऑलरेडी मेरे बुक्स में ये अपियर हो रहा है, राइट। ये ऑलरेडी मेरे बुक्स में आ रहा है, दैट इज कैरिंग अमाउंट। एंड यहाँ पे ये जो बुक वैल्यू है ये आना चाहिए था। ये अमाउंट अगर इम्पेयरमेंट लॉस होता नहीं तो फिर ये आना चाहिए था। तो फिर ये अमाउंट निकालेंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हम क्या करते हैं? रिवर्सल कर देते हैं, राइट। इन दोनों का डिफरेंस हम रिवर्सल कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। ये हमने रिवर्सल में देखा था। अब यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेशंस क्या है सर? इसका इसका एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल एग्जांपल। समझो ये बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग बनाया। क्या बनाया सर? बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग के ऊपर इम्पेयरमेंट इंड एस 36 अप्लीकेबल है क्या? हम्म। और ये जंगल में है बिल्डिंग, हाँ, दिस इज इन जंगल। दिख रहा है क्या झाड़? झाड़ झाड़ झाड़, फिर उसके बाद यहाँ पे भी झाड़। ठीक है, मेरा बिल्डिंग है एक, और वो बिल्डिंग जो है ना एक जंगल में। जब जंगल में है तो फिर जब भी मैंने रिकवरेबल एसेस किया, रिकवरेबल अमाउंट एसेस किया, यहाँ पे मैंने क्या किया? रिकवरेबल अमाउंट एसेस किया। तो रिकवरेबल अमाउंट वॉज रुपीज 1 लाख। अब रिकवरेबल अमाउंट तुम्हें पता है कैसे निकलते हैं सर? हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल लेना है, और वैल्यू इन यूज लेना है। वैल्यू इन यूज क्या है? एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस लेंगे और उसको डिस्काउंट कर लेंगे, राइट। फिर उसके बाद विच एवर इज हायर ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बुक्स में इसको दिखा रहा हूँ मैं, बुक्स में कितना दिखा रहा हूँ? 1 लाख 20। ठीक है, बताओ कैरिंग अमाउंट मेरे बुक्स में ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर लिया ना, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर लिया। कितना का सर? यहाँ पे 20,000 का।
समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। वेरी सिंपल। अब क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये जो जंगल है इसको उड़ा दिया, यानी कट किया। और यहाँ पे एक एयरपोर्ट सैंक्शन किया। क्या किया? एयरपोर्ट सैंक्शन किया। यानी क्या? अपना घर अभी एयरपोर्ट के आसपास में है, राइट? एयरपोर्ट के आसपास में है। जब एयरपोर्ट सैंक्शन किया, तो क्या बताओ, मेरा ये जो बिल्डिंग का वैल्यू है, ये जो मेरा बिल्डिंग का रिकवरेबल अमाउंट है, वो बढ़ जाएगा ना। नॉर्मली रियल एस्टेट का जो वैल्यू है कैसे बढ़ता है? अगर एयरपोर्ट आया, या फिर कोई ऐसा पॉश कंपनी आ गई, या एमएनसी आ गया घर के आजू बाजू, तो फिर मेरा रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ेगा। तो रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे बढ़ के हो गया 1,50,000। जबकि मेरे बुक्स में सेम है 1,20,000, राइट? जबकि मेरा बुक्स में सेम है। तो अब क्या करूंगा सर? बताओ। अब क्या करूंगा? अब मुझे ये जो रिवर्सल है ना, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज क्या, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज क्या, इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल एग्जांपल है कि इंडिकेशन। तो फिर ये जो एयरपोर्ट यहाँ पे आना इज एन इंडिकेशन दैट माय असेट, जो भी असेट है उसका मेरा जो इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करा, उसको रिवर्स करने का एक इंडिकेशन है। ठीक है। गॉट इट? कोई डाउट इसमें? बताओ। नो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ये हम कल देखे थे कि कैसा रिवर्सल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है। डन। चलो, क्या है क्वेश्चन में? A Limited purchased a machinery of 100 crore on 1st April X1। X1 को क्या मशीनरी परचेस किया? The machinery has a useful life of 5 years। यहाँ पे मशीनरी परचेस किया और मशीनरी का यूजफुल लाइफ है 5 years। ओके। रेसिडुअल वैल्यू नील है। ए अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिशिएटिंग द मशीनरी। ओके। देन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एज ऑन 31st March X2। तो हमने परचेस कब किया था? X1 में परचेस किया था। अब X2 में क्या है, मुझे कैश फ्लो दिया है। कैश फ्लो दिया है यहाँ पे 4 साल का। फिर उसके बाद डिस्काउंट रेट 10% दिया है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 31st March X2 इज 70 करोड़, राइट? कितना है? 70 करोड़। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। तो इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट कर सकते हो क्या? चलो तुम्हें 4 मिनट दे रहा हूँ, 4-5 मिनट दे रहा हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट करके बताना मुझे फटाफट। ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो गया जो हमने इनिशियली सॉल्व किया था। बताओ, फटाफट सॉल्व करके बताओ। एंड पीपल वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, डू सब्सक्राइब द चैनल। और ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और ये जो टाइमिंग दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, प्लीज सॉल्व करना, ताकि आपका भी इंटरप्रिटेशन बढ़ेगा। यानी इंटरप्रिटिंग क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट?
वंस यू आर डन प्लीज लेट मी नो क्या आंसर होना चाहिए। इम्पेयरमेंट लॉस कितना होना चाहिए, या इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं। डन। डन। तो बताओ मुझे कि, बताओ कि क्या इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है क्या। यस सर। कितना। 4.68 करोड़। 4 पॉइंट, एक मिनट यहाँ पे लिख के लेता हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस कितना है। 4.68। 68। ओके। फटाफट 2 मिनट में ये करते हैं। मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स बताओ 15 का, सॉरी 10 का। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट द रेट 10%। बताओ क्या आएगा। 0.091, 0.09, फिर 826, फिर आएगा 751, फिर आएगा 0.683। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वैल्यू क्या आएगा, 13.64, फिर आएगा 24.79, 30.05 एंड 6.83, बराबर। 6.83, तो इसको कंप्यूट करो। 13.64 प्लस 24.79 प्लस 30.05 प्लस 6.83, तो मेरा यहाँ आ गया 75.31। ओके, कितना आ रहा है, 75.31। ठीक। देन मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है सर। कैरिंग अमाउंट हमने परचेस किया था कितना, 100 करोड़ में, राइट। 1 अप्रैल को परचेस किया था 100 करोड़ में। ओके। फिर उसके बाद इसका यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स का, और रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो डिवाइडेड बाय 5 इयर्स। तो बताओ 5 इयर्स से क्या, तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना आया। 20 करोड़। तो मेरा डेप्रिसिएशन 20 आया। ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया ना, ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। तो मेरा कैरिंग अमाउंट वुड बी 100 - 20 विच इज 80। ठीक है। तो मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता है मुझे कितना है सर, 70। एंड मेरा वैल्यू इन यूज पता है क्या। यस सर, कितना है, 75.31। विच एवर इज बेनिफिशियल, यानी विच एवर इज हायर, तो फिर यहाँ पे लूंगा 75.31, राइट। 75.31, बट मेरा कैरिंग अमाउंट बुक्स में 80 है। तो 80 माइनस 75.31 कितना आएगा, 4 पॉइंट। मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कैसा आएगा, 80 - 75.31। समझ में आया ना, इजी था क्वेश्चन। 4.69। कुल, कोई डाउट इसमें। ये रहा। नो। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इन द सिमिलर लाइंस है।
assuming that above question on 31st March x3 यहाँ पे क्या बोल रहा है, x2 का वैल्यू दिया था हमें, x2 का दिया था अभी x3, देर इज नो चेंज इन एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो एंड डिस्काउंट रेट और एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो में कोई भी चेंज नहीं है। पे वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है ना वो 40 करोड़ हुआ। हाउ शुड बी डेल्ट इन इंडिया 36? क्या बोल रहे हैं, मुझे x2 का दिया था, राइट। अब x2 का जब दिया था मुझे वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया 4.69 का, सिंपल। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ना मेरा वैल्यू क्या, वैल्यू इन यूज का कैश फ्लोस और रेट तो सेम है, बस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना हो गया, 40 हो गया। ऊपर कितना था, 70 ना, ऊपर मेरा 70 हो गया। तो यहाँ पे मुझे 3 साल का आएगा कैश फ्लो, कौन से सर, ये तीन। क्यों, ये तो ईयर नहीं है ना अभी, ये तो ईयर खत्म हो चुका है, अब ये 3 ईयर है। इसके बेसिस में मुझे कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। तो बताओ कैश फ्लो निकाल सकते हो क्या, डायरेक्टली कैश फ्लोस निकाल सकते हो क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के। फिर उसके बाद मेरे पास वैल्यू इन यूज आएगा, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू तो है मेरे पास, और उसके बाद ये जो है ना मेरे पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट तो पता है मुझे 75 पॉइंट कितना था, 31, 75.31। 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरा कैरिंग अमाउंट होगा x3 को। ये मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूँ, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। 75.31 डिवाइडेड बाय 4 साल बचे थे, इंटू 3 इयर्स क्यों, 3 इयर्स का मुझे कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो 75.31 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 56.48। ठीक है, ये कैरिंग अमाउंट आ गया। वैल्यू इन यूज तुम कंप्यूट कर पाओगे, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया है 40 करोड़, तो फिर तुम लोग इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये तुम्हारा होमवर्क है, समझा? कोई डाउट है ये क्वेश्चन में? लो पक्का? सर। डाउट है तो पूछ लो अभी, सब डेटा तुम्हारे पास है ऑलरेडी। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ 3 साल का कैश फ्लो तुम्हें आएगा। 3 साल का कैश फ्लो को तुम 10% के रेट से डिस्काउंट करोगे तो तुम्हारा वैल्यू यू यूज आ जाएगा। चलो हम कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हम्म, अब ये तो समझ गए सर कि मेरा इम्पेयरमेंट लॉस क्या है, देन उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस को कैसा रिकग्नाइज करना चाहिए, देन उसके बाद क्या एक्सटर्नल इंडिकेशंस क्या है, मेरा इंटरनल इंडिकेशंस क्या है, फिर उसके बाद रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का भी एक एग्जांपल देखा था एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेशंस का। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसका एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस क्या था, कि गुडविल जो है ना, हम जब इंड एस 38 के हिसाब से जब भी किसी को एक्वायर करते हैं, 103 और 38, 103 में क्या है हम एक्वायर करेंगे, ठीक है, और 38 के हिसाब से जो है ना गुडविल आएगा। तो गुडविल जो है ये इनडेफिनाइट नेचर है, और ये इनडेफिनाइट नेचर का जो गुडविल है इसका मुझे लाइफ पता नहीं, राइट। जब लाइफ पता नहीं तो फिर इसको ईयरली मैं क्या करूंगा, इम्पेयरमेंट टेस्ट करूंगा, अगर इनकेस इम्पेयरमेंट है तो रिकग्नाइज करूंगा। तो इसका 3 एक्सेप्शन थे ना, एक तो गुडविल था, एक तो सबसे पहले गुडविल था दैट इज एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंड एस 103। उसके बाद असेट्स विच आर नॉट इन यूज यानी कोई ऐसा है जो डेवलपमेंट स्टेज में है, राइट। हमने देखा था इंड एस 38 में एक रिसर्च फेज होता है, एक डेवलपमेंट फेज होता है। जब रिसर्च फेज होता है जो भी एक्सपेंसेस आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, बट जो डेवलपमेंट फेज का जो एक्सपेंसेस है हम क्या करते हैं उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। जब कैपिटलाइज करेंगे ये जो है ना अभी तक यूज में नहीं आया ये डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट में जो प्रोडक्ट बन रहा है अभी तक डेवलप नहीं है, इट इज अ डेवलपिंग प्रोडक्ट, ये यूज में नहीं आया, तो फिर इसके ऊपर जो क्या करेंगे हम, ईयर ऑन ईयर इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। देन एक और जो इनडेफिनाइट लाइफ वाला असेट है, इनडेफिनाइट यानी क्या, जहां पे हमें यूजफुल लाइफ पता नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है ये इनडेफिनाइट है, यानी इसका जो लाइफ है वो डिटरमाइंड नहीं है। तो इस केस में इसका भी हम इम्पेयरमेंट टेस्ट हर साल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था कि इंटरनल इंडिकेशन एक्सटर्नल इंडिकेशन इम्पेयरमेंट का। देन आगे बढ़ेंगे, अब वैल्यू इन यूज देखेंगे, क्या देखेंगे सर, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसा कंप्यूट कर सकते हैं, अभी तक क्या पढ़ा था हमने, वैल्यू इन यूज कैसे कंप्यूट करेंगे सर, हमें कैश फ्लो दिया होगा, हमें क्या दिया होगा, कैश फ्लो दिया होगा, विच इज एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस, विच इज एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस, इंक्लूडिंग क्या होगा इसमें, सैलवेज और रेसिडुअल वैल्यू, डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट करेंगे। ये तो सिंपल लॉजिक है कि वैल्यू इन यूज क्या है, हम क्या करेंगे, वो असेट को बिजनेस में यूज करेंगे, जब बिजनेस में यूज करूंगा तो फिर उससे कुछ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जनरेट होंगे, जो कैश फ्लोज जनरेट हो गए ईयर ऑन ईयर उसको क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊंगा, बेस्ड ऑन मार्केट रेट, जो लास्ट में सैलवेज वैल्यू है वो भी लेके, अब प्रेजेंट वैल्यू में लेके आके उसको मैं रिकवरेबल अमाउंट में यूज करता था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस है ना सर, जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस है वो कितने साल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समझा क्या बोला, कि ये जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस है, हाउ मेनी इयर्स, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड सिर्फ 5 इयर्स का तुम कैश फ्लोस लोगे, अप टू 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स का तुम क्या करोगे, 5 इयर्स का तुम कैश फ्लोस लेगे, नहीं समझा सर, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैश फ्लोस आएगा इस पर्टिकुलर मशीनरी से, तो ये जो 5 इयर्स जो है ना, सिर्फ 5 इयर्स का कंसिडर करना पड़ेगा, 5 इयर्स से ज्यादा हम स्टैंडर्ड अलाउड नहीं करता। बट अगर समझो क्वेश्चन में 7 साल का दिया है, क्वेश्चन में 7 साल का दिया है, तो क्वेश्चन में कंसिडर करोगे, इन रियल लाइफ इन प्रैक्टिकल लाइफ बोल रहा है कि 5 साल से ज्यादा जो है ना हम कैश फ्लोस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिस्क है ना, रिस्क है ना, कुछ भी हो सकता है, 5 साल तक तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ये एक रीजन है क्योंकि सिर्फ 5 साल तक बोल रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कितना भी ईयर्स दिया हो वो कंसिडर करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिनेरियो के लिए है। बट क्वेश्चन में अगर 8 साल का भी दिया होगा तो कंसिडर कर लो कंप्यूट करने में, 10 साल का दिया होगा 10 साल का भी कंप्यूट करेंगे हम क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन एग्जाम में। बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में सिर्फ 5 इयर्स तक अपन जो कैश फ्लो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, समझो सर ये जो कैश फ्लो है ना, ये कैश फ्लो एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड इन द सेंस, कैश फ्लो मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा ये करना है, यानी कैश फ्लोस आर नॉट प्रोबेबल, हमें कैश फ्लो एक्सपेक्ट करने नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर पता है, इन केस प्रोबेबिलिटी फैक्टर पता है तो फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या सर, मुझे लग रहा है सर करंट ईयर में 1 लाख जनरेट होगा, और नेक्स्ट ईयर लग रहा है मुझे 1 लाख का 180% ही होगा, उसके बाद लग रहा है 8 लाख का 1 लाख का 120% जनरेट होगा। अगर तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर है और तुम लोग कैश फ्लो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर अप्लाई करके हम क्या करेंगे, कैश फ्लोज का कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, समझा, तो फर्स्ट चीज क्या, जो कैश फ्लोस है वो क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस, उसको डिस्काउंट करेंगे, कितना साल का करना चाहिए, 5 इयर्स का, इन प्रैक्टिकल सिनेरियो। बट इन केस क्वेश्चन में दिया है 8 इयर्स का 10 इयर्स का, तो क्वेश्चन में जो जितना इयर्स का दिया है उतना इयर्स के बेसिस में हम कंप्यूट कर लेंगे। उसके बाद अगर कैश फ्लोस आर नॉट प्रोबेबल, इन केस कैश फ्लोस आर नॉट प्रोबेबल, तो फिर हमारे पास इन केस प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेसिस में हम क्या करेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, अंडरस्टूड। अगर समझो मेरे पास यहाँ पे कैश फ्लोस जो है ना, कैश फ्लोस वो एक रेंज पे दिया है, रेंज मतलब क्या, समझो कैश फ्लोस मेरा आज इस ईयर लग रहा है मुझे 1 लाख से 1 लाख 50 तक मैं जनरेट कर सकता हूँ, समझा क्या बोला, इस ईयर लग रहा है मुझे 1 लाख से 1 लाख 50 तक जनरेट कर सकता हूँ फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर लग रहा है, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर में लग रहा है मुझे कंप्यूटर में
मतलब कैश फ्लो जो है ना, वो 2 लाख से 2,20,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एक रेंज दिया है ना, एक लो रेंज दिया, एक हाई रेंज दिया, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा रेंज दिया है तो ये रेंज को हम क्या करेंगे, एवरेज बेसिस में कंसिडर करेंगे। कैश फ्लो कैसा, एवरेज बेसिस में, यानी कैसे सर, 1 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2 करके हम क्या करेंगे, कैश फ्लो कंसिडर करेंगे फॉर एवरी ईयर। ये मेरा रेंज कंसेप्ट हुआ। समझा यहाँ तक? कोई डाउट है बताओ, क्या कोई डाउट है क्या, बोलो। नो सर। हम्म, तो फर्स्ट क्या था, सबसे पहला कैश फ्लो का, entity should not estimate the cash flow for more than 5 years due to inaccuracy in long term projection, and the entity should also estimate the salvage value at the end of the fifth year। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिस्क की वजह से और एक्यूरेसी इन प्रोजेक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, हम जो 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, एस्टिमेट करेंगे। देन अगर इन केस क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे नोट डालना भूल गया मैं, यहाँ पे इन केस क्वेश्चन में specifies cash flow for more than 5 years, then consider the same for computation of value in use। समझाइए। चलो आगे क्या है, आगे हम अगर हमें कैश फ्लो प्रोबेबल नहीं लग रहा है, if the entity does not have probable cash flow for the asset, then the estimated cash flow जो है ना, computed with the help of probability factors। probability factors पता होगा, यानी probability factors भी ये है कि हम estimate लगा रहे हैं कि इतना परसेंट हो सकता है, इतना परसेंट हो सकता है, इतना परसेंट हो सकता है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद entity has an estimation of cash flow in the range, अगर रेंज में दिया है तो फिर वो रेंज हम कंसिडर करेंगे एवरेज कैश फ्लो में। एवरेज कैश फ्लो निकलेंगे कैसा, हाई रेंज प्लस लो रेंज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो एक और चीज है, वन मोर थिंग। क्या वन मोर थिंग सर, इन केस समझो, इन केस मेरा जो एंटिटी है या मेरा जो असेट है वो आउट ऑफ इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है, दुबई में है, सिंगापुर में है, यूएसए में है, कहीं पर भी समझ लो, आउटसाइड इंडिया में, तो क्या सर इसका इम्पेयरमेंट या इसका कैश फ्लोस कैसे कंप्यूट करेंगे हम। तो कैश फ्लोस रहेगा इसका, जो भी है प्रोबेबल कैश फ्लोस या एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस या फिर रेंज में जो कैश फ्लोस है, ठीक है, ये कैश फ्लोस रहेंगे। हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, पहले कन्वर्ट नहीं, पहले डिस्काउंट करेंगे सर, डिस्काउंट। पहले क्या करेंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट एट द रेट जो है ना एग्जिस्टिंग इन दैट कंट्री। यानी समझा नहीं सर, समझो मेरा जो असेट है वो यूएसए में है, यूएसए से मेरा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो फिर क्या करूंगा, वैल्यू इन यूज कंप्यूट करने, वहां का यूएसए का जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ना, यूएसए का जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कैश फ्लो को मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट कर लूंगा। डिस्काउंटिंग हो गया सबसे पहला स्टेप, किसके बेसिस में, वहां का जो रेट है उसके बेसिस में, ठीक है। सेकंड, सेकंड, फिर उसके बाद कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट दी वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेट जो एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, जो दिन हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जो दिन हम इम्पेयरमेंट का टेस्ट कर रहे हैं, उस दिन का जो रेट रहेगा, उस दिन का जो रेट रहेगा, उस रेट से हम एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज मतलब कन्वर्ट करेंगे, एक्सचेंज रेट
एट दैट डेट। समझा क्या बोला? सर नहीं समझा। मेरा समझो असेट बाहर है, ठीक है, और उसे कैश फ्लोस एक्सपेक्ट कर रहा है, और सॉरी कैश फ्लोस आ रहा है। अब वो जो कैश फ्लोस को मुझे वैल्यू इन यूज में कन्वर्ट करना है, यानी वैल्यू इन यूज कंप्यूट करना है। तो कैसा करूंगा? सबसे पहले वहां का जो कैश फ्लोस है उसी की करेंसी में, उसी का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा और उसको डिस्काउंट करूंगा उसी की करेंसी में, तो मुझे आ जाएगा एक पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, उसको मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूंगा। कौन से रेट से? जो रेट एग्जिस्टिंग है ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट जो है ना, जो रेट एग्जिस्ट कर रहा है वही रेट से मैं एक्सचेंज करूंगा, और फिर मैं इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं वो चेक करूंगा। ठीक है, ये देखो, if asset of an entity are located outside India, then the cash flow can be estimated in the foreign currency। foreign currency में ही estimate करेंगे, but conversion of foreign estimated cash flows in Indian currency will be made at present exchange rate on the date of impairment test। ठीक है, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट ऑन द इम्पेयरमेंट डेट, इम्पेयरमेंट डे का दिन का करते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम एज ऑन 31 मार्च वाला क्यों नहीं ले रहे? क्यों? क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस अवॉइड करना है। एक्सचेंज डिफरेंस अवॉइड करना है, हम एज ऑन डेट का ले रहे हैं। इट कैन बी सेड दैट कैश फ्लो कैन बी एंटिसिपेटेड बट एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड। समझा क्या बोला? कैश फ्लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्सचेंज रेट तो एंटिसिपेट नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या क्या देखा सर? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज सिंपली क्या रहता है? कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो को हम डिस्काउंट करेंगे, और डिस्काउंटेड जो कैश फ्लो है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है हम क्या करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरेबल अमाउंट यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैश फ्लोज जो है मुझे पता नहीं है, यानी कैश फ्लोज आर नॉट प्रोबेबल। ठीक है, जब कैश फ्लोज आप प्रोबेबल नहीं है तो फिर उस केस में क्या करेंगे? हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर यूज करेंगे और कैश फ्लोज को एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट करेंगे। ये हुआ। देन नेक्स्ट चीज, ठीक है सर, अगर कैश फ्लो समझो मुझे रेंज पे दिया है, एक पर्टिकुलर रेंज दिया है कि हायर रेंज लोअर रेंज, 1 लाख से 1 लाख 50 तक, ठीक है, या फिर 2 लाख से 2 लाख 50 तक। तो इस केस में क्या करेंगे? हम एवरेज कैश फ्लो को कंप्यूट करेंगे। थर्ड चीज, थर्ड क्या है कि समझो सर मेरा कैश फ्लोस कितने ईयर्स तक मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ। यहाँ पे कैश फ्लोस को एस्टिमेट हम कितने ईयर्स तक कर सकते हैं? अप टू 5 ईयर्स तक कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस क्वेश्चन में कितना भी दिया होगा, क्वेश्चन इज अ डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिकल सिनेरियो में अप टू 5 ईयर्स हम क्या कर सकते हैं? कैश फ्लोस को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है सर। देन उसके बाद इन केस समझो मेरा जो असेट है वो यूएस में है या फिर कोई बाहर देश में है, तो हम क्या करेंगे? कैश फ्लोस को कैसे एस्टिमेट करेंगे? कैश फ्लोस को एस्टिमेट करेंगे उनके यूएस करेंसी में, और डिस्काउंट करेंगे ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, जो रेट एग्जिस्ट कर रहा ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है, उस वैल्यू से हम क्या करेंगे? जो भी यूएस डॉलर्स है या अमाउंट है उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे सर। क्या यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ। इसके रिलेटेड एक एक जो कंसेप्ट पढ़े उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। हम्म, डाउट है? नो सर। देन मार्केट रेट। चलो यहाँ पे मार्केट रेट जो लेना है, एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे जो कैश फ्लोस हम कंसिडर करेंगे ना, कैश फ्लोस, क्या सर वो प्री टैक्स होगा या पोस्ट टैक्स होगा? क्या ये प्री टैक्स होगा या पोस्ट टैक्स होगा? ठीक है, ऑलवेज वी विल कंसिडर प्री टैक्स कैश फ्लोस। पोस्ट टैक्स हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलवेज विल कंसिडर प्री टैक्स कैश फ्लोस। क्यों? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम प्री टैक्स की ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम कैश फ्लोस कौन से बेसिस में लेंगे? प्री टैक्स बेसिस में लेंगे। दिस वॉज अबाउट द वैल्यू इन यूज। आई गेस 2 मिनट बचा है सेशन का, न्यू सेशन क्रिएट करते हैं और न्यू सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन कम्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मार्केट रेट जो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं जिसके लिए हम वो, अब यहाँ पे मार्केट रेट कौन सा लेंगे सर? फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग मार्केट रेट जो है ना, हम कंसिडर करेंगे प्री टैक्स मार्केट रेट। प्री टैक्स मार्केट रेट। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिस में लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इनके समझो ये अवेलेबल नहीं है तो फिर एंटिटी का जो है ना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट रहेगा। एंटिटी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, यानी कोई भी अभी इन द करंट मार्केट अगर एंटिटी बोरो कर रहा है तो फिर उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसके बेसिस में हम डिस्काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, दिस वाज अबाउट
मेरा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम्म, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8। बोलो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यस। हाँ, तो 100 कैश फ्लो दिया है, 200 दिया है एंड 300 दिया है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर दिया 100, 60 एंड 30। तो सॉरी, 10, 60 एंड 30 ना, 10, 60 एंड 30। तो मुझे बोल रहे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालो। बाप रे, बहुत डिफिकल्ट काम है, निकाल लोगे क्या? अब वो इसका कितना यस। आएगा? 10, फिर उसके बाद 120, थ्री थ्री 990। तो टोटल कितना आ गया मेरा? 220। तो बताया था ना, अगर मुझे कैश फ्लो, इफ कैश फ्लो इज नॉट प्रोबेबल, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेसिस में मैं क्या करूंगा, मैं कंप्यूट कर लूंगा मेरा कैश फ्लो। तो वही है, वही है, सिंपल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, दिस यस। वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक है। क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 7। डन। कर लिया? चलो। As on 31st March, X1 XYZ Limited makes following estimate of cash flow for 1 year, one of its asset located in USA. ओके, X1 X2 में कितना $80 है, X2 X3 में 100 है, X3 X4 में 20 है, ठीक है। ओके, अप्लीकेबल डिस्काउंट रेट है 15 एंड 10। इंडिया में 15 है और यूएस में 10 है। तो बताओ, हमने देखा था कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहा है कोई अदर करेंसी में अदर देन इंडिया, तो फिर हम डिस्काउंट रेट कौन सा लेंगे? बताओ, इंडिया का लेंगे और दैट पर्टिकुलर कंट्री? हम्म, बोलो। दैट पर्टिकुलर। दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो फिर यहाँ पे मेरा जो कैश फ्लो एस्टिमेटेड है ये यूएसए में है, तो मेरा जो डिस्काउंट रेट है ये एप्लीकेबल होगा 10%। तो ये दिमाग में फिक्स कर लो, बॉडी में जाने दो कि सर अगर कैश फ्लो कोई भी दूसरा करेंसी में है तो फिर उसका दूसरा करें जो डिस्काउंट रेट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वो यूज करेंगे, सिंपल। एक्सचेंज रेट्स भी दिया है सर, बहुत ज्यादा दिया है यहाँ पे एक्सचेंज रेट्स। X1 का, X2 का, X3 का, X4 का, 4 साल का दिया है। तो मुझे यहाँ पे कौन सा डेट का लेना है? जो दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं या वैल्यू इन यूज कंप्यूट कर रहे हैं उस डेट का लेंगे। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट या वैल्यू इन यूज कब कंप्यूट कर रहे हैं? एज ऑन 31st मार्च X1 को कंप्यूट कर रहे हैं ना। यस, नो? तो यहाँ एक्सचेंज रेट हम उसी डेट का लेंगे, बराबर है? यस, नो? बोलो। यस। हम्म, चलो सॉल्व करते हैं इसको। इजी क्वेश्चन है, बट ये समझ लो, ये समझना चाहिए कि कौन सा रेट लेना चाहिए, देन कौन सा एक्सचेंज रेट लेना चाहिए, ये दोनों समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या है? बच्चों का क्वेश्चन है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट योर नॉलेज का। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, मुझे कैश फ्लोस पता है, मुझे एक्सचेंज रेट पता है, मुझे मेरा डिस्काउंट रेट पता है। तो मुझे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। ईयर पता है क्या मुझे?
कौन सा है? X1, X2, X2, X3। हैंड राइटिंग सुधारना है यार मुझे। X1, X2, X2 और X3, X3 और X4। ये क्वेश्चन का X है, दूसरा X नहीं है। कैश फ्लो पता है मुझे। कौन से इसमें दिया है? यूएस डॉलर में। तो 80, 100 और 20। ठीक है। देन डिस्काउंटिंग फैक्टर मुझे पता है क्या। एड तेरी 10% लेना है मुझे। 10% लेना है ना यूएस का। 1.10 डिवाइडेड बाय 0.909 826 आएगा क्या? हाँ। 0.826.751। हाँ, 0.751। तो मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो वुड बी, बताओ क्या होगा? 80 into 9.9, 72.72, 100 into 826, 82.60, 20 into 7.51, कितना? 15.02। तो बताओ कितना आएगा इसका टोटल? 72.72, 82.60 प्लस 15.02, 170.34। क्या तुम्हारा भी इतना ही आ रहा है? बोलो, क्या तुम्हारा भी इतना ही आ रहा है? यस। टोटल कैश फ्लो। ठीक है। अब एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे? एक्सचेंज रेट एज ऑन 31st March X1 का लेंगे। क्यों सर? उसी दिन हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। जिस दिन कंप्यूटेशन कर रहे हैं या जिस दिन हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करने वाले, उस दिन का हम क्या करेंगे? एक्सचेंज रेट कंसिडर करेंगे, विच वॉज 45। 45 तो कर लो, इंटू 45। 100 ही था ना? तो फिर मेरा टोटल वैल्यू इन यूज एज ऑन 31st March X1 कितना आएगा? 7665.30। क्या यही आ रहा है? क्या आंसर देख लो एक बार कैलकुलेशन। हम्म। आंसर यही है क्या? 68। अच्छा। चलो यहाँ पे इन लोग चार डिजिट लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है क्या 4 डिजिट का? नहीं बोला है। तो आईसीआई का रूल याद रखो। आईसीआई का रूल है, अगर कुछ भी नहीं बोला है, क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट राउंडिंग फैक्टर, यानी कितना डिजिट लेना है, तो 4 डिजिट लेना है। 4, अप टू 4 लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में देख लो, अप टू 4 लिया है तो 4 लेना है। तो यहाँ पे हमने 3 लिया था, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो है ना अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस है, अदरवाइज हमारा भी सेम आंसर आता। समझा? कोई डाउट है यहाँ पे? बताओ। नो। पक्का डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 ले लो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट रीड कर लो। इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी।
डन। डन। चलो कैलकुलेट कर पाओगे क्या? इजी है ना? Calculate the expected cash flow in each of the following case. Estimated amount falls somewhere between 15 to 250 about, but no amount in the range is more likely than any other amount. यानी क्या यहाँ पे कौन सा कैश फ्लो दे रहे हैं हमें? एक रेंज में दे रहे हैं कैश फ्लो, कितना? 50 टू 250। तो हमें बताओ हम क्या करेंगे? यहाँ पे एवरेज कंसिडर करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एवरेज कंप्यूटेशन करेंगे। एवरेज कितना होगा? 250 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? 150। ठीक है। देन कम्स आगे, द estimated amount falls somewhere between 50 to 250, but the most likely amount is 100. However, the probabilities attached to each amounts are unknown. तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि यहाँ पे मुझे पता है कि एस्टिमेटेड कैश फ्लोस 50 है एंड 250 है। ठीक है। बट मोस्ट लाइकली यहाँ पे अमाउंट उनको पता नहीं है। क्या पता नहीं है सर? क्या होना चाहिए? रेंज पता है क्या मुझे? रेंज पता है क्या? 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है एंड 250 भी हो सकता है। राइट? ये एक रेंज दिया है। तो फिर क्या करेंगे? हम हमें तीन रेंज दिया है, 50 प्लस 100 प्लस 250। तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय तीन करेंगे, तो बताओ कितना आएगा? प्लस 250 डिवाइडेड बाय थ्री, 133.33। ठीक है। देन आगे क्या बोल रहा है? द एस्टिमेटेड अमाउंट विल बी 50। इसका 10% प्रोबेबिलिटी दिया है, और 250 30% दिया है, और 100 60% दिया है। ये सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो? इंटू 10% प्लस 250 इंटू 30%, शिट, इंटू 30% और 100 इंटू 60%। तो कंप्यूट कर लो, तुम्हें क्या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आएगा। सिंपल था। सिंपल था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस यस। एग्जाम में नहीं आएगा। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। कंसेप्ट के बेसिस में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इम्पेयरमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क के आसपास आएगा। एमसीक्यू में आए तो आ सकते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है। क्यों? यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट और एवरी ईयर इज डिफरेंट। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एवरी ईयर अलग अलग होगा, इन केस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी ईयर, तो हम जो मार्केट रेट एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर ईयर में वही मार्केट रेट कंसिडर करेंगे। तो ये क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9। डन। चलो यहाँ पे कैश फ्लो ऑफ ₹1000 may be received in 1 year, 2 year or 3 year with probabilities of 10, 60 and 30 respectively. Calculate expected cash flows assuming applicable discount rate of 5%, 2.5% and 5.5% respectively. यानी 1000 रुपए का कैश फ्लो कभी भी रिसीव हो सकता है। ईयर 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, और उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स भी दिया है। तो क्या मैं ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स कंसिडर करके मेरा कैश फ्लो निकाल सकता हूँ? यस सर। अब आगे क्या दिया है? जो है ना, इसका डिस्काउंट रेट भी दिया है। कितना? 5% फर्स्ट ईयर में था, 2.5% सेकेंड ईयर में था, एंड 5.5% जो है ना वो थर्ड ईयर में था। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग है। तो यहाँ पे मुझे एवरी ईयर जो एग्जिस्ट कर रहा है वही रेट से मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करें कि वहां पे सॉल्व करें? वहां पे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है ये 9 ना? क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ टेस्ट योर नॉलेज, इम्पोर्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन 9 ना? 9। तो यहाँ पे गिवन डेटा पता है क्या? चलो सॉल्व करते हैं। ईयर पता है मुझे। ईयर 1 है, 2 है एंड 3 है। ठीक है।
ईयर 1 है, 2 है एंड 3 है। देन उसके बाद कैश फ्लोज पता है क्या? 1000 रुपये कभी भी मिल सकता है, राइट। फिर उसके बाद पीवी फैक्टर कंप्यूट करो। एट द रेट पीवी फैक्टर कितना था? अब हर एक साल में डिफरेंट डिफरेंट है, तो फर्स्ट ईयर के लिए देख लो। फर्स्ट ईयर के लिए कितना था? फर्स्ट ईयर के लिए था मेरा, अच्छा, इसको नीचे ले लेता हूँ मैं पहले। सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ईयर के लिए मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था सर? 10.05, 0.05। ऐसा नहीं, ऐसा होगा ना, 1 + 1 डिवाइडेड बाई रेस टू 1, यही होगा ना, 1.05। 1 / 1 + 0.05 रेस टू 1, तो कितना आएगा बताओ? 1.05 / 1, 0.9523, राइट। यही आएगा ना कंप्यूट करा तो। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में मेरा 1 + 0.0525, ये डिवाइडेड है रेस टू 2, ठीक है। तो कितना आएगा? 1.0.025 डिवाइडेड बाई 1 2, ये आएगा 9027, ठीक है। थर्ड ईयर में 1 / 1 + 0.0, क्या था? 0.053 था क्या क्वेश्चन में? 0.055, 5.5। तो कितना आया? 1 2 3। समझा के क्या किया मैंने? Yes, sir. मल्टीप्लाई कर लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यहाँ पे आ जाएगा 952.30, यहाँ पे आएगा 902.70, यहाँ पे आएगा 851.60। अब यहाँ पे ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, इसका मुझे प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स पता है क्या? यस सर। कितना था? कितना था प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स? यहाँ पे 10 60 एंड 30, 10 60 एंड 30, यहाँ पे 10 60 एंड 30। तो कंप्यूट कर लो कितना आता है। प्रोबेबल कैश फ्लोस 592.3, ये आ जाएगा 902.70 इंटू 60%, 541.62 और 851.60 टू 30%, 255.48। तो टोटल बताओ कितना आएगा? 95.23 प्लस 541.62, 255.48, 892.33। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है सर? ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? जो रेट किस जिस ईयर में एग्जिस्ट कर रहा, उसी रेट उसी ईयर में एग्जिस्ट और ले लूंगा मैं, ठीक है। वही रेट को कंसिडर करूंगा। यहाँ तक समझा? सिंपल था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होने के लिए। अब आएंगे हम ये वाले क्वेश्चन में। दिस वन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। किसका है सर ये? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का है, ठीक है। इसका है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जो हमने कल कंसेप्ट देखा था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। होप सो जो भी यूट्यूब में देख रहा है उनको समझ में आ रहा है। अगर इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। समझ में नहीं आ रहा इन द सेंस, अगर कोई डाउट होगा तो ये नंबर में आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 6। डन। डन। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ए लिमिटेड परचेस्ड एन असेट ऑफ 100 lakhs ऑन 1 अप्रैल x0। ठीक है, x0 को परचेस किया था कितना, 100 lakhs का। इट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years, 4 साल का यूजफुल लाइफ है, विथ नो रेसिडुअल वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट इज एज फॉलोस। रिकवरेबल अमाउंट दिया है मुझे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और इट्स रिवर्सल इफ एनी, x1 x2 एंड x3 को। x0 में क्या किया, परचेस किया 100 lakhs का। फिर उसके बाद x1 x2 x3 जो है ना, हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है और देखना है कि क्या इम्पेयरमेंट लॉस है। अगर है तो रिकग्नाइज करो। अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया है तो उसका रिवर्सल भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा इन केस इंप्रूवमेंट होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 ना, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। टेस्ट योर नॉलेज का, विच इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। सबसे पहला, एज ऑन 31 मार्च x1। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च x1। तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट पता है क्या, असेट का। ओरिजिनल कॉस्ट पता है क्या, कितना था, 100। यूजफुल लाइफ पता था, कितना था, 4 years। और रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं था ना, और रेसिडुअल और सैल्वेज वैल्यू वाज 0। तो मुझे कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा क्या, ईयर एंड को। ये था एज ऑन 31 मार्च, बताते रहो। कैरिंग अमाउंट, तो पहले डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं ना। 100 years डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा, 25। कितना आएगा, ₹25। तो मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट वुड बी, कैरिंग अमाउंट कितना होगा मेरा, ₹100 -25। तो मेरा कैरिंग अमाउंट होगा 75। बट मुझे रिकवरेबल अमाउंट दिया है ना यहाँ पे, रिकवरेबल अमाउंट दिया है सर, क्या दिया है रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट दिया है ₹60। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आएगा क्या, नहीं बताओ, इम्पेयरमेंट लॉस आएगा कि नहीं। हेलो। क्या आएगा। आएगा, ओके। तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा बताओ। फाइव। ₹75 -60। तो हम कितना रिकग्नाइज करेंगे, ₹15 का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। रिकग्नाइज इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ₹15 इन द ईयर x1 एंड x2। x1 x2 था ना। हम्म, ये था मेरा x0 और x1। ठीक है, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, जर्नल एंट्रीज तो आता ही है, तुम तो जर्नल एंट्रीज सॉल्व कर लो। चलो आगे बढ़ते, सेकेंड ईयर में। एज ऑन 31 मार्च x2। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू कितना है,
कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू कितना है बताओ, बोलो। हमने ऊपर निकाला था ना 60। क्यों सर 60? हमने 15 का 75 जो है ना वो मेरा कैरिंग अमाउंट था, उसमें से 15 जो है इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर दिया। तो अब जो है ना इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करने के बाद जो भी बचेगा वो मेरा बचेगा 60। ठीक है, तो 60 मेरा जो रहेगा, 60 विल बी माई रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। एंड रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ कितना रहेगा? रिवाइज यानी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिवाइज ना को रिमेनिंग लिखता हूँ यहाँ पे। रिमेनिंग कितना यूजफुल लाइफ बताओ, 4 साल का था, अब कितना हो गया, 3 इयर्स का हो गया बाबू, 3 इयर्स का हो गया। फिर उसके बाद अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, कितना आता है? ₹60 डिवाइडेड बाई 3 इयर्स, तो कितना आएगा बताओ? 20 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा। तो कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च X2, X2 को कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा मेरा? ₹60 था मेरा ओपनिंग, उसमें डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन कितना है मेरा? 20। 60 - ₹20, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कैरिंग अमाउंट ₹40। तो बुक्स में मेरा कितना दिख रहा है? 40 दिख रहा है। बट रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया है मुझे? रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट दिया है ₹40। तो इनलाइन चल रहा है ना, इनलाइन चल रहा है, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आएगा क्या, बोलो। नो सर। एज द कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल, सिंपली हम लिख लेते हैं therefore there will be no impairment loss X2। चलो आगे बढ़े, आगे क्या है? और ईयर 3 आ गया 31 मार्च X3। हेलो, हेलो। यस सर। आ रहा है आवाज मेरा? वीडियो ऑडियो वीडियो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। यस। चलो थोड़ा X3 लैग है। क्या हुआ? अभी आ रहा है ना ऑडियो वीडियो? नहीं। हेलो। यस सर आ रहा है। हम्म, चलो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे क्या होगा? कैरिंग अमाउंट। ओके, कैरिंग अमाउंट मुझे पता है, क्या बताओ? 6 मिनट बचा है सेशन का, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हमें। कैरिंग अमाउंट पता है मुझे कितना है? ₹40। ठीक है, इसका यूजफुल लाइफ अब बचा है मेरे पास 2 इयर्स का। तो डेप्री कैलकुलेट करके डायरेक्टली कैरिंग अमाउंट बताओ। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च X3, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 5 मिनट ही बचा है। 40, अच्छा 20 ही आएगा ना, ₹20। बट इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया है? रिकवरेबल अमाउंट 28 दिया है, ₹28। रिकवरेबल अमाउंट इज ₹28। तो बताओ यहाँ पे मेरा रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गया ना? समझा कि क्या बोल रहा हूँ? इनिशियली मुझे क्या करना पड़ेगा? इनिशियली मुझे 15 का इम्पेयरमेंट लॉस रेकग्नाइज करना पड़ा। सेकेंड ईयर में क्या हुआ था? मेरा जो रिकवरी अमाउंट सेम मेरा कैरिंग अमाउंट के हिसाब से आ गया। बट थर्ड ईयर में जो है ना मेरा इम्पेयरमेंट, सॉरी, मेरा रिकवरेबल अमाउंट जो है वो इम्प्रूव हो गया 8 लाख एडिशनल से। यस नो?
इम्प्रूव हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा किसका, इम्पेयरमेंट लॉस का। सिंस दी recoverable amount has been improved, the impairment loss recognized initially initially has to be reversed। अब रिवर्सल कितना करेंगे बताओ, रिवर्सल कितना करेंगे सर। रिवर्सल हम ऐसा करेंगे, ऑलरेडी बुक्स में कितना दिख रहा है मेरे, ऑलरेडी बुक्स में कितना दिख रहा है मेरा, ₹20 दिख रहा है सर। यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 दिख रहा है ऑलरेडी बुक्स में। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ कैरिंग वैल्यू, इफ देर हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं, तो मेरा इम्पेयर कैरिंग वैल्यू क्या आता बताओ, कितना आता। अगर होता ही नहीं तो इनिशियल मेरा कॉस्ट कितना था, 100 सर। ठीक है, 4 साल का यूजफुल लाइफ था, 4 साल का हो गया। 3 इयर्स का क्या था, 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद यानी कैसा होगा, 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू वन क्यों, 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो ऐसा करूंगा, तो मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया ₹25, है कि नहीं, ₹25 मेरा क्या आ गया, मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया। अगर मैं इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं करता हूँ, इंपेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज नहीं किया रहता ड्यूरिंग द कोर्स ये 4 साल में, तो मेरा कैरिंग अमाउंट ये हो गया होता। बट बुक्स में कितना दिख रहा है, 20, बराबर। तो दिखना कितना चाहिए, अभी 25 दिखना चाहिए, दिख रहा कितना है, 20। तो मेरा रिवर्सल कितना होगा बताओ, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, ₹25 माइनस ₹20, कितना, 5 का रिवर्सल होगा, 5 का रिवर्सल होगा। समझा यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ पे बताओ। हम्म, यहाँ तक समझा, कोई डाउट है। रिवर्सल फिर से बताओ सुनो, यहाँ पे बुक्स में 20 दिख रहा है, कैसा दिख रहा है सर, यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया है ये मैंने, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे जो है ना कैरिंग अमाउंट्स, अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करता ही नहीं हूँ, तो फिर मेरा ईयर 4 में कितना मेरा कैरिंग अमाउंट होता है वो कंप्यूट किया, तो ये देखो यहाँ पे आ गया 25। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि रिवर्सल कितना कर सकता हूँ, 25 - 20, ₹25 का मैं रिवर्सल कर सकता हूँ सर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा है या कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है तो मुझे यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो है ना, जो एक्सेस अप्रिसिएशन है उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा है तो फिर एक्सेस अप्रिसिएशन मुझे रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है, डाउट है तो कुछ बोलो, सिंपल क्वेश्चन है, समझा ये चीज। Yes, हम्म, yes, sir. नीचे एक नोट दे देता हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट बचा है। इफ रिवर्स, सॉरी, रिवैल्यूएशन फॉलोड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल अप्रिसिएशन कितना है मेरा, 8 है। टोटल अप्रिसिएशन 8 का है, कैसा है सर, 8, ₹28 का मेरा रिकवरेबल अमाउंट है, एंड ₹20 जो है ना मेरा इसमें दिख रहा है बुक्स में, तो ₹8। और रिवर्सल कितना कर सकता हूँ, ₹5। तो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में मैं ट्रांसफर कर दूंगा 3। ठीक है, यहाँ तक आज के दिन के लिए समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे। समझा भूमि, Yes, sir. ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।